हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा में 12 अप्रैल को उपचुनाव होना है। खैरागढ़ सीट जेसीसीजे विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद खाली हुई। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के बाद से यहां सियासी चहल पहल काफी ज्यादा है। बीजेपी कांग्रेस में प्रत्याशी चयन की कवायद है, मंथन का दौर चल रहा है। मंगलवार को कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक में संभावित जो नाम हैं इनको लेकर मंथन हुआ। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी 4 वरिष्ठ नेताओं का एक ग्रुप बनाया, पर्यवेक्षक समिति बनाई है जो पदाधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से बात करके नाम तय करेगी। इन सब के बीच में दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह के परिवार के कुछ विवाद, आरोप भी चर्चा में रहे। इन सब पर बात करेंगे, पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनने के बाद बीते 3 सालों में दंतेवाड़ा, चित्रकूट और मरवाई विधानसभा उपचुनाव हुए। इन तीनों सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई और विधानसभा में कांग्रेसी विधायकों की संख्या 70 तक पहुंच गई। अब इस संख्या को 71 करने के लिए कांग्रेस संगठन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वैसे भी खैरागढ़ विधानसभा ज्यादातर समय कांग्रेस के पास ही रही है, लिहाजा कांग्रेसी इसे अपना गढ़ मानते हुए जीत की रणनीति तैयार करने में जुट गए। देखिए, हमारे पास हम कोशिश करेंगे जीतने वाले प्रत्याशी को वहां से मैदान में उतारा जाए, क्योंकि ये आखिरी चुनाव होगा कांग्रेस पार्टी का। उसके बाद 2023 में हम चुनाव में जाएंगे। उससे पहले हम कह सकते हैं कि सेमीफाइनल चुनाव है, इसलिए सेमीफाइनल को जीतना जरूरी है ताकि हम फाइनल में 2023 के चुनाव में जा सकें। वहीं नामांकन से ऐन पहले एक बार फिर खैरागढ़ राज परिवार में विरासत से जुड़ा विवाद चुनौती बनकर सामने आया है। दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह की तलाकशुदा पहली पत्नी पद्मा सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती हैं, जबकि सोमवार को रायपुर में पत्रकार वार्ता लेकर देवव्रत सिंह की दूसरी पत्नी विभा सिंह ने पद्मा सिंह पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया। पद्मा देवी वो खैरागढ़ में अपनी राजनीतिक कुर्सी के लिए और खैरागढ़ रियासत की संपत्ति के लिए विवाद करती घूम रही हैं और टिकट की दावेदारी कर रही हैं। मैं उनका सच सारे विधानसभा के सामने, सारी जनता के सामने लाना चाहती हूँ। इधर भाजपा ने खैरागढ़ उपचुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए 4 वरिष्ठ नेताओं की एक पर्यवेक्षक समिति बनाई है, जो खैरागढ़ में पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर नामों का पैनल बनाकर प्रदेश चुनाव समिति को भेजेगी। खैरागढ़ में 2008 से 2013 तक भाजपा के कोमल जंघेल विधायक निर्वाचित हुए थे। भाजपा का दावा है कि एकजुट होकर मेहनत करेंगे तो नतीजे भाजपा के पक्ष में होंगे। चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारी, संगठन की दृष्टि से गतिविधि तेज हो गई है और पर्यवेक्षक भी गए हैं, चर्चा भी की है, बातचीत भी की है। चुनाव समिति की बैठक होगी और चुनाव समिति में जो नाम आएंगे उसको केंद्र को भेज दिया जाएगा और इसका अंतिम रूप से चयन हो जाएगा। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 291 मतदान केंद्र हैं, जिनके तहत 2,11,000 मतदाता वोट करते हैं। सीट पर कई स्थानीय मुद्दे असर कारक रहे हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दे चुके हैं। तो इधर भाजपा अपने 15 साल की सत्ता के दौरान खैरागढ़ में किए गए कामकाज और कांग्रेस सरकार की वायदा खिलाफी को लेकर चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। निर्णय खैरागढ़ की जनता को करना है, जो 12 अप्रैल को अपना मत देगी। फिलहाल तो दोनों पक्षों में प्रत्याशी चयन की कवायद जारी है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो हालांकि इस एक सीट से ना तो सत्ता पक्ष को ना विपक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसा सत्ता पक्ष की तरफ से खुद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि ये एक सीट एक तरह से वो एक सेमीफाइनल के तौर पर देखते हैं और 2023 के चुनाव की तैयारी को परखने का, टटोलने का, कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का एक मौका है। जिस तरीके से परिवार का विवाद लगातार पहले सड़कों पर और
अपने भवन के बाहर दिखाई पड़ा है। अब क्या ये विवाद वहां के चुनाव को प्रभावित करता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। वहां उस इलाके के अपने मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हल करने के लिए जो भी चुना जाएगा वो किस तरह के वायदे करेगा, ये भी एक सवाल है। हमारे साथ में इस वक्त दो बहुत ही वरिष्ठ और सुलझे हुए नेता हैं। चंद्रशेखर साहू जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, पूर्व मंत्री। नमस्कार साहू जी, स्वागत है आपका। और अटल श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार तेज तर्रार नेता। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रीवास्तव जी। पहले अटल जी आप ही से सवाल है, चूंकि सत्ता पक्ष ने हर वो उपचुनाव जीता है जो आपकी पार्टी की सरकार बनने के बाद से अभी तक हुआ है। अब की बार आप अपॉर्चुनिटी कैसी पाते हैं? हालांकि इस एक सीट से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि सेमीफाइनल है। देखिए, खैरागढ़ उपचुनाव स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी की मृत्यु के उपरांत हो रहा है। पिछले 2018 के चुनाव का भी रिजल्ट आप देखेंगे तो देवव्रत सिंह चूंकि कांग्रेस के 3 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार किन्हीं कारणों से वो जोगी कांग्रेस के समर्थन से वहाँ चुनाव लड़े थे। उन्हें 61,000 वोट मिला, कांग्रेस के प्रत्याशी को 31,000 वोट मिला और बीजेपी को 60,000 वोट मिला। तो कहीं ना कहीं खैरागढ़ की सीट शुरू से ही परंपरागत स्वर्गीय रश्मि सिंह जो वहाँ की विधायक थी 1992-93 में, तब से लेकर अभी तक वो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। और मेरा इस बार फिर मानना है कि क्योंकि देवव्रत सिंह जी भी मरवाही चुनाव के समय से उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। टेक्निकल रीजंस के कारण उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी, पर वो कांग्रेस के हर प्रोग्राम में आते जाते थे, कांग्रेस की नीति रीतियों के साथ थे। तो देवव्रत सिंह जी ने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का दामन थाम लिया था। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार वहाँ का जो उपचुनाव होगा वो फिर से कांग्रेस के फेवर में जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस बार खैरागढ़ में और छत्तीसगढ़ के किसानों को ये विश्वास है कि भूपेश है तो भरोसा है। कांग्रेस ने जो भी नीतियाँ लागू की, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे आत्मानंद स्कूल खेल के स्कूली बच्चों को शिक्षा देने की बात हो, या स्वास्थ्य सेवाएं की बात कीजिए, या आदिवासियों को उनकी वनोपज की बात कीजिए। खैरागढ़ विधानसभा में बाहुल्यता आदिवासियों की भी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो खैरागढ़ की जो सीट है वो कांग्रेस के पाले में आएगी। कांग्रेस के 3 साल की जो भूपेश बघेल की सरकार की नीतियां हैं उसके खिलाफ, उसके समर्थन में जनता वहां अपना निर्णय करेगी। और देवव्रत सिंह जी जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेसी थे और कांग्रेस मानसिकता से सरोकार रखते थे और अंतिम समय में वो कांग्रेस के साथ थे, तो इसका भी फायदा कांग्रेस को मिलेगा। अटल जी, दोनों पत्नियां जो हैं देवव्रत सिंह जी की, वो इस समय भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और टिकट की दावेदारी में भी दिखाई पड़ती हैं। क्या कांग्रेस पार्टी, जैसा आपने स्वयं स्वीकार किया कि वो कांग्रेस से जुड़े रहे, सीट आपके पाले में काफी समय तक रही, तो क्या इस विवाद को भी कंसीडर कांग्रेस करेगी? क्या वो दावे को भी कंसीडर करेगी? देखिए, हम उनके किसी भी पारिवारिक विवाद में नहीं जाना चाहते हैं। हमें देवव्रत सिंह से, उनके राज परिवार से मतलब था। उनका वो पारिवारिक विवाद है, उनका पारिवारिक विवाद से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस की, चूंकि वो कांग्रेस की परंपरागत सीट थी और 2013 में भी गिरवर जंघेल वहाँ से चुनाव जीते थे, तो हमारे को पूरी उम्मीद है कि वहाँ खैरागढ़ की जो जनता है, खैरागढ़ के जो लोग हैं वो कांग्रेस के साथ रहेंगे और इसी उम्मीद के साथ कांग्रेस वहाँ पर पूरे दमखम के साथ चुनाव पर उतरेगी, ताकि हम सिर्फ उनके बीच का विवाद नहीं है, आरोप के बीच में वो दावेदारी टिकट की कांग्रेस से ही कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की टिकट तो कांग्रेस हाईकमान, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी और जो वहाँ पर्यवेक्षक जाएंगे उनकी रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस की टिकट तय होगी कि कांग्रेस की टिकट किसको दी जाए। तो ये कांग्रेस के संगठन का मुद्दा है और कांग्रेस जिसको भी टिकट देगी, मुझे उम्मीद है अभी नगर पालिका चुनाव में भी कांग्रेस ने वहाँ जीत हासिल की है, तो पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस वहाँ से जीत के आएगी और जिसको संगठन टिकट देगी वो कांग्रेस का प्रत्याशी होगा और वो कांग्रेस के सभी लोग उसको जिताने की कोशिश करेंगे। साहू जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक सीट, वैसे तो एक सीट मायने रखती है, लेकिन अब जितना वक्त 2023 के चुनाव में बचा है, यहाँ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के तो कह रहे हैं कि हमारे लिए ये उपचुनाव जो है एक सेमीफाइनल की तरह। बीजेपी के लिए चुनाव क्या मायने रखता है? नंबर 1। नंबर दूसरा, कितने चांस आपको लगते हैं बीजेपी के जीतने के, क्योंकि हर उपचुनाव कांग्रेस ने जीता है सरकार बनने के बाद? पुनीत जी, आप पूरा प्रदेश जो है आज के संदर्भ में कहीं न कहीं उसमें बदलाव आया है। 4 राज्यों का आप रिजल्ट देख लीजिए। 5वें राज्य पंजाब के बारे में मैं कोई विश्लेषण नहीं करना चाहता और इस पर भी नहीं पढ़ना चाहता। खैरागढ़ की धरती, जहां लगभग 220 पंचायतें हैं, 220 या 222,
और उपचुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी कोमल जंगेल को उतारकर वहाँ चुनाव जीती थी, एक समय था। अभी अटल जी मेरे बहुत शुभचिंतक मित्र हैं और चुनाव भी लड़े हैं। रश्मि देवी जी जितनी सौम्य राजनीति के प्रतीक थी, मैं उनके साथ काम किया हूँ। 85 से वो एमएलए थी, फिर 90 में बनी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी पहली बार, और उसके बाद से लगातार जो स्थितियां वहाँ का हमारे सामने आया, फिर 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कहीं न कहीं डॉक्टर रमन सिंह जी खैरागढ़ के प्रति काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर रहे। खैरागढ़ कवर्धा, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई उनकी प्राथमिक शिक्षा वगैरह हुई है। तो ऐसी स्थिति में हमारा अटैचमेंट खैरागढ़ से, भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक दृष्टि से और भी लोगों को सामाजिक दृष्टि से भी लोगों के जन आकांक्षाओं को पूर्ति करने की दिशा में शुरू से आगे बढ़ी, चाहे हम सरकार में रहे हों या नहीं रहे हों। आज के जो ग्राउंड रियलिटी ये कहता है कि विकास कार्य पंचायतों के माध्यम से जो हो रहा है वो केंद्र की राशि 15वें वित्त आयोग की राशि से ही हो रहा है। राज्य सरकार का कोई बहुत योगदान उसमें दिखता नहीं, क्योंकि कांग्रेस के आम कार्यकर्ता से लेके वहाँ की जनता में ये भाव अभी भी है कि प्रदेश की सरकार, कांग्रेस सरकार, खैरागढ़ की शुरू से उपेक्षा की है। क्योंकि ये मुझे नहीं मालूम, उसके राजनीतिक समीकरण अलग अलग हो सकते हैं। और राज परिवार के प्रति हम लोगों का बड़ा आदर रहा है, सम्मान रहा है, चाहे भले अल पार्टी में रहे हों, हम लोग जाते थे, मिलते थे। और अभी अभी मुझे कोई बता रहा था वहाँ का जनप्रतिनिधि पंचायती राज से जुड़ा है कि वहाँ 3 करोड़ की घोषणा एक सिद्ध बाबा टैंक के लिए कुछ साल पहले हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे थे। आज उसमें 3 लाख भी खर्चा नहीं हुआ, यानी आया ही नहीं। अब चुनाव घोषणा की आचार संहिता लागू हो गया, आप क्या करेंगे आप? और भी कई घोषणाएं हैं, चाहे सामाजिक दृष्टि से भी हो। और आप देखिए राजनांदगांव जिले का दृश्य, जहां कांग्रेस को क्लीन स्वीप मिला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी कैसे अपने बहुमत को पचा नहीं पा रही है, मेरी समझ से बाहर है। एक वहां की विधायक, महिला विधायक छन्नी साहू स्कूटी से आती है, वो सरकार से और सरकारी तंत्र से कितना नाराज है, ये इस बात का अंदाज सारे लोगों को हो गया प्रदेश में जब वो विधानसभा तक आई। तो यानी कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों के साथ भी बहुत अच्छा बर्ताव अभी सामने दिख नहीं रहा, खासकर राजनांदगांव का संदर्भ है। जहाँ तक अटल जी ने कहा कि वहाँ पर नगर पालिका परिषद है, 10-10 सीटें आई थी। टास में आप किसी तरीके से आ गए थे तो मुझे कुछ कहना नहीं है, उसकी अलग कहानी हो सकती है। लेकिन कुल मिला के खैरागढ़ हमारे लिए किलर इंस्टिंक्ट, वाटरलू की जो लड़ाई है उस तरीके से हम लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसको जीतना चाहती है। ठीक है साहू जी, लेकिन इसके लिए आत्मविश्वास के साथ, बेहतर और विनिंग तैयारी के साथ होगी। जैसे हमारे डॉक्टर रमन सिंह ने जी, मेरा एक छोटा सा सवाल था, आपको एक विनिंग कैंडिडेट की आवश्यकता होगी। बिल्कुल होगी साहब। और वहाँ राज परिवार, जैसे आप स्वयं कहते हैं कि आप बड़ा सम्मान उस परिवार का करते रहे, जो कुछ हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ, लेकिन अब वहां से ही 2 सदस्य हैं जो राजनीतिक विरासत के लिए भी टिकटों की मांग कर रहे हैं। इस मांग को आप कैसे देखते हैं? क्या कोई संभावना आप वहां बीजेपी के लिए भी देखते हैं? हाँ, देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहीं न कहीं राज परिवार में उनके सदस्यों में रही है, लेकिन बीजेपी बहुत उसको फूट डाल के अपने राजनीति को बढ़ाएगी ऐसा मुझे फिलहाल तो लगता नहीं है। लेकिन जो विनिबिलिटी है पुनीत जी, पार्टी विनिबिलिटी को देखेगी, उसकी प्रक्रिया का शुरुआत हो गया है एक राजनीतिक दल के नाते। जैसे डॉक्टर रमन सिंह जी ने अभी सार्वजनिक तौर पे इस बात को खुलासा किया कि हमने कमेटी बनाई है, फिर चुनाव समिति है, लेकिन विनिबिलिटी पहले है। विनिबिलिटी किसी भी कैंडिडेट के साथ है तो भारतीय जनता पार्टी उसकी प्राथमिकता के साथ उसे मैदान पे उतारेगी। ठीक है। और जैसे मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि हम किलर इंस्टिंक्ट के साथ हम इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए, जब दोनों पार्टियां ये मानती हैं कि हम इससे किलर इंस्टिंक्ट के साथ में लड़ेंगे और हमारे लिए ये
एक टेस्ट की तरह होगा या 2023 के पहले एक माहौल बनाने जैसा होगा, तो क्या यहाँ पर मुद्दा बनेगा अभी जो आए 5 राज्यों के नतीजे हैं जिनमें 4 बीजेपी जीती और कांग्रेस एक भी नहीं जीत पाई, क्या उसका असर होगा? किन मुद्दों के आधार के ऊपर ये दल जाएंगे? अटल श्रीवास्तव जी, क्या जो अभी 5 राज्यों के नतीजे हैं जहां कांग्रेस को एक भी राज्य में सफलता नहीं मिली, दूसरी तरफ बीजेपी 4 राज्यों में सरकार बना रही, क्या इसका असर होगा? नंबर 1। नंबर दूसरा, जैसे साहू जी कह रहे हैं कि वहां उस इलाके में एक तो उपेक्षा का आरोप लगता रहा है और दूसरी बात ये कि एक असंतोष जनप्रतिनिधियों में, क्या ये तीनों फैक्टर कांग्रेस के अगेंस्ट जा सकते हैं? देखिए, ये चुनाव राज्य का चुनाव है। जहाँ तक अभी 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उसके ठीक 1 महीने पहले छत्तीसगढ़ में 4 नगर निगम, 8 नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव हुए, जिसमें सभी में कांग्रेस की जीत हुई है। तो अगर स्थानीयता की बात करेंगे तो स्थानीयता में भी हम लोगों ने नगर निगम के चुनाव, नगर पंचायत के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव जीते हैं 1 महीने, ठीक इस यूपी चुनाव के 1 महीने पहले ही। तो ये कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि यहाँ स्थानीय मुद्दे पर चुनाव होंगे, यहाँ के किसानों के मुद्दे पर चुनाव होंगे, यहाँ आदिवासियों के हित के मुद्दे पर चुनाव होगा, यहाँ ओबीसी के मुद्दे पर चुनाव होगा कि उनके साथ क्या हुआ और पिछले 3 साल की सरकार ने क्या किया और 3 साल की सरकार बनाम 15 साल की सरकार। जहाँ तक आप बात करेंगे, अभी उन्होंने कहा कि यहाँ पे कांग्रेस में संतोष है। आपको थोड़ा सा बैक में ले जाऊँगा कि 1993, 1998 और 2003 में देवराज सिंह जी कांग्रेस के टिकट से वहाँ चुनाव जीते थे। 2003 के बाद 2006 में वहाँ के तत्कालीन सांसद प्रदीप गांधी जी, जो कि रिश्वत कांड में फंसे थे और जिनको भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा पद से इस्तीफा देना पड़ा था, तब देवराज सिंह जी वहाँ से सांसद चुन के आए थे। और जब उनकी खैरागढ़ सीट खाली हुई और उनकी पत्नी पद्मा देवी को वहाँ से टिकट मिली, तब वहाँ कोमल जंगेल जीत के आए थे। पर 2013 में भी हम वहाँ कांग्रेस में जीते, 2018 में भी मैं मानता हूँ कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट पड़ा है। तो जहाँ तक बात है कि हम वहाँ पर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और हमारा मुद्दा यही होगा कि अगर छत्तीसगढ़ का विकास चाहिए तो भूपेश बघेल के साथ जाना होगा। पर क्या उस इलाके की कोई उपेक्षा ऐसी हुई है अटल जी, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी को अब ज्यादा अपना तर्क या तथ्य रखना पड़ेगा? क्या उस इलाके में उपेक्षा के आरोप सही है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि जब देवराज सिंह जी मरवाही चुनाव के बाद उन्होंने चुनाव जीतने के बाद ही देवराज सिंह जी ने ये मुझे खुद बताया था कि विधानसभा चुनाव हो जाने के बाद उन्होंने दिल्ली के हाईकमान को कहा था कि वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहेंगे। टेक्निकली कोई प्रॉब्लम था कि कितने विधायक आएंगे, और मरवाही चुनाव के समय उन्होंने आके मरवाही में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा था कि कांग्रेस को वोट दीजिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ पर उस विधानसभा की कोई उपेक्षा नहीं है। देवराज सिंह जी जो चाहते थे वो काम कांग्रेस की सरकार वहाँ करती थी और वहाँ के कामों से वहाँ की जनता खुश है, ये मुझे पूरा विश्वास है। इस बार भी आप देखिए कि खैरागढ़, जो कि पूरे हिंदुस्तान का पहला संगीत महाविश्वविद्यालय है, वहाँ पर भी कुलपति की नियुक्ति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी स्थानीय कलाकार पद्मश्री ममता चंद्राकर को वहाँ का कुलपति बनाया। तो ये सब स्थानीयता का मुद्दा है, आदिवासियों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। ये मुद्दे वहां पर काम करेंगे, ना कि हिंदू और मुस्लिम और धर्म के आधार पर राजनीति का। ठीक है साहू जी, आपने सुना उत्तर। ना राष्ट्रीय स्तर के या बाकी राज्यों के नहीं, लोकल स्तर के मुद्दे और लोकल जो वहां उपलब्धियां हैं उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी के लिए फिर क्या स्कोप पाते हैं आप? देखिए पुनीत जी, जैसे मैंने पहले निवेदन किया, स्थानीय तौर पे भी लोगों में जन आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होने के कारण कहीं न कहीं न केवल असंतोष है बल्कि क्षोभ भी है। माता सेंद्री का एक मंदिर है जहां हम लोग कभी पूजा करने जाते थे, वहां से शुरू होता है। जो पूरा जो पॉलिटिकल डेमोग्राफी है खैरागढ़ का, काफ़ी सेंसिबल निर्वाचन क्षेत्र रहा है। कोमल जंगेल जी एक जमीन स्तर के कार्यकर्ता थे, आज भी जुड़े हुए। हमारे जो वहाँ नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, हमारे ही डॉक्टर रमन सिंह जी के पारिवारिक संबंध जिनके साथ है, वो सतत रूप से काम कर रहे हैं। और उसके अलावा भी किसानों के मुद्दे के लेकर गत वर्ष का मुझे याद है, पूरे जिले में खैरागढ़ सहित इसमें छुई खदान भी, सूखा राहत का एक भी राशि नहीं मिला। इस साल चलो पानी अधिक गिर गया, किसान तो वैसे परेशान थे, लेकिन सूखा नहीं पड़ा। वो राशि दुर्ग जिला में मिली, राजनांदगांव के किसी तहसील को मिला नहीं। अभी भी लोगों में टीस है इस बात को लेकर। जैसे मैंने कहा, एक टैंक की घोषणा हुई थी, कोमल जंगेल जी के गांव के पास है वो टैंक, उस
टैंक में 3 करोड़ रुपया दिया जाना था, अब कुछ नहीं हुआ। अब आप क्या करोगे आज की तिथि में? तो ठीक है, हम लोग भी इस बात को अटल जी जवाब दे सकते हैं आप चाहें तो इन मुद्दों का आंकलन करेंगे कि प्रशासन का कहीं दूसरे तरीके से इस्तेमाल ना जी। और कुल मिला के ख्याल है कि सबसे बड़ा सबसे ज्यादा मनरेगा का काम पहले किया कि पूरे जी एक निर्णायक ढंग से लड़ा जाएगा, ऐसा मेरा कहना है। और भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को लेकर चलने वाली। ठीक है, अटल जी उत्तर देना चाहेंगे इस बात का, जो मुद्दे बताए हैं? देखिए, चुनाव जी ने 2 साल के कोरोना काल में जी, इन 2 साल के कोरोना काल में मनरेगा का अगर सबसे ज़्यादा काम किसी विधानसभा में चला है, जहां लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है, वो खैरागढ़ है। खैरागढ़ लगभग 50 से 60% जो इलाका है वो वनांचित इलाका है। जो सड़क कई सालों से करीब 10 सालों से नहीं बन पाई थी। खुद देवव्रत सिंह जी ने बताया कि पाताल वैली की सड़क का निर्माण, वहाँ पर 14 किलोमीटर का सड़क का निर्माण हुआ। जो सड़क गंडई साड़ेवेरा को जोड़ती थी, वो जो फॉरेस्ट की सड़क थी वो खराब थी, उसका निर्माण भी सरकार के द्वारा किया गया है। तो सड़कों का जाल बिछाया गया है। मनरेगा में मजदूरों को रोजगार मिला है, किसानों को उनको उचित मिल मिला है, और जंगल में रहने वाले आदिवासियों को 52 प्रकार के जो वनोपज है उसकी उचित मूल्य मिला है। तो जो जंगल में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ठीक है, एक बात तो उम्मीद है कि कांग्रेस अपनी छत्तीसगढ़ की नीतियां भूपेश अटल जी, एक बात तो तय है, जैसे आप दोनों ने स्वीकार किया कि कोई भी दल इस चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहता और एक तरह से अपनी 23 की तैयारी को अभी टटोलने और एक माहौल बनाने का प्रयास होगा। अब इसमें जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया है, एक तरफ जो विश्वास, भरोसा या दावा है वो कितना सच साबित होता है, और विपक्ष का ये कहना कि वहाँ असंतोष है और जो बाकी के नतीजे आए अन्य राज्यों के, वो यहाँ उत्साह के तौर पर बीजेपी खेमे में रहेंगे। इसके पहले चुनौती है सही चेहरा, सही कैंडिडेट की। इसमें देखते हैं कितना वक्त लगता है और किसे सामने लाया जाता है। फिर से हम जुड़ेंगे और फिर से इस पर चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद फिलहाल आप दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार।